हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये वीडियो है आपकी क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 16 और उसका आर्टिकल है 16.1.2। इससे पहले हमने पढ़ा था कि डाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। अब बात आ गई आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड की। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो पार्ट थे, एक तो था एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा था आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब जब एलिमेंट्री कैनाल हमने पूरी पढ़ ली, जो कि आपकी माउथ से एनस तक गई थी, उसके बाद बच गई आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसके अंदर हम सलाइवरी ग्लैंड्स को पढ़ते हैं, लीवर को पढ़ते हैं और पैनक्रियाज को पढ़ते हैं। तीन बेसिक ग्लैंड्स होती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं डाइजेशन में। तो लेट्स स्टार्ट द पैसेज। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। देखो भाई, जो आपकी वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी ना, उससे जुड़ी होती हैं आपकी ग्लैंड्स, ठीक है। तो वही हमें बतानी है कि भाई उसके साथ जुड़ी हुई हैं। इंक्लूडिंग कौन कौन से होते हैं? आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इसके अलावा आपका लीवर है और पैनक्रियाज है। देखो पैनक्रियाज के बारे में मैंने बताया था, इट्स अ मिक्स ग्लैंड, और लीवर आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है। और एक इसकी अमेजिंग चीज़ कि ये इसके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी भी है। आप लीवर को डोनेट भी कर सकते हो, मतलब इसके एक टुकड़े को, जिससे क्या होगा, ये दूसरे पर्सन के अंदर जाके रीग्रो कर सकता है अगर मैच करता है तो। उसके बाद आपका आता है सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स पहले, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग मार्क कर लेते हैं इनको। सलाइवरी इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सॉरी, सलाइवा। सलाइवा जो है वो 3 स्पेशल ग्लैंड से क्या होता है, अरे सिक्रीट होता है सलाइवा। वो 3 कौन कौन से हैं आपकी? पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, जिसको सब मैंडिबुलर भी बोल देते हैं, लोअर जॉ में होती है, ठीक है। और एक होती है आपकी बिलो द टंग, सब लिंगुअल, ठीक है। एक आपकी कनपेड होती है, जो आपकी कनपेडो वाली होती है, ये आपकी जबड़े के पास होती है, और ये आपकी जीभ के नीचे होती है। 3 आपकी ग्लैंड्स होती हैं, और ये भी लिख रखा है यहाँ पे कैसे, ठीक है, पेयर्स में होती हैं ये। दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सिक्रीट सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। ये बकल कैविटी के बाहर वाले हिस्से में होती हैं, और इनका जो जूस होता है वो सीधा कहाँ जाता है? आपका बकल कैविटी के अंदर रिलीज होता है। अब दूसरी ग्लैंड है, और उसको क्या बोलते हैं? टाइलिन भी बोलते हैं, टाइलिन बोल देते हैं, सलाइवा बोल देते हैं। सलाइवरी अमाइलेज उसके अंदर होता है, तो बताता है किसको है? स्टार्च को। तो सबसे पहले अगर कोई पूछ ले किस कंपाउंड का, फूड के किस पार्ट का डाइजेशन होता है, तो वो कौन सा रहेगा? आपका स्टार्च, ओके। और कौन करेगा उसको? सलाइवरी अमाइलेज करेगा। उसके बाद आता है आपके जो सेकंड ग्लैंड है, वो है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेइंग अबाउट 1.2 टू 1.5 kg, मतलब कि 1200 से 1500 ग्राम की आपकी लीवर होती है एक अडल्ट ह्यूमन की, एक फुल ग्रोथ किए हुए इंसान की। इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। जो आपने देखा था, जो आपके लीवर से आपके लंग्स हैं, ये डायफ्राम होता है। तो इस पार्ट में आपका क्या होता है? लीवर होता है, और इधर आपका क्या होता है? स्टमक होता है, ओके। इस तरीके से आपका नीचे एलिमेंट्री कैनाल मुड़ जाती है। तो ये आपको समझ आया। इसके 2 लोब होते हैं, एक दिस और एक ये वाला, मतलब इस तरीके से अगर इसको हम बनाते हैं तो ये 2 लोब बन जाते हैं। इस एक लोब में क्या होता है? गॉल ब्लैडर। द हिपैटिक लोब्यूल ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स। अब जिन चीज़ों से बना होता है ये, उनको बोलते हैं हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक लोब्यूल्स बनते हैं, जो इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। और इन लोब्यूल से पतली पतली कोड्स आती हैं, हिपैटिक कोड्स इनको हम बोल देते हैं, ठीक है, कोड्स। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू। हर एक किससे कवर्ड है? एक थिन कनेक्टिव टिश्यू से क्या है? ये कवर्ड है। शीट ऑफ कॉल्ड द ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है। जो लोब थे ना लीवर के आपके, तो ये दोनों लोब्स क्या हैं? अलग अलग आपके क्या हैं? लीवर कैप्सूल से कन्वर्टेड है, उसको कवर है, उसको बोलते हैं ग्लीसन कैप्सूल। द बाइल सीक्रेटेड इन द हिपैटिक सेल पास थ्रू द हिपैटिक डक्ट एंड स्टोर्ड इनटू कंसंट्रेटेड फॉर्म इन द मसल सैक ऑफ कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। तो देखो ये किस तरीके से है। जो आपका लीवर है, इसके 2 पार्ट हैं, इधर आपका गोल ब्लैडर है, कुछ कोड्स हैं, ठीक है। वो कहाँ आती हैं? आपकी गोल ब्लैडर के पास, जिससे जो सिक्रीट हुआ आपका बाइल जूस है वो गोल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। द डक्ट ऑफ गोल ब्लैडर, इनको क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। अब नीचे डायग्राम में आप देख लेना इसको,
सिस्टिक डक्ट। तो ये इस तरीके से है, अगर आपको बना के दिखाऊं, ठीक है। तो ये रहेगा आपका लीवर, ये आपका गोल ब्लैडर और ये आपकी सिस्टिक डक्ट है। ओके, अब ये सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट लीवर के अंदर ही रहता है, ये सारे का सारा हिस्सा, और इसमें से आता है बाइल जूस। ओके, कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो ये आप समझ गए होंगे। द हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म द कॉमन डक्ट। हिपैटिक डक्ट और आपकी बाइल डक्ट मिलकर क्या बनाती है? कॉमन डक्ट। द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रिएटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम एज द कॉमन हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट विच गार्डेड बाय द स्पिंचर कॉल्ड द स्पिंचर ऑफ ओडी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसको कभी भी मत भूलना। स्पिंचर ऑफ ओडी कहाँ होता है? जहाँ पे लीवर से आने वाली और पेनक्रियास से आने वाली जो डक्ट है वो ड्यूडेनम में खुलती है। इसको बताऊंगा मैं दोबारा से बना के भी साइड में। द पेनक्रियाज इज कंपाउंड, पेनक्रियाज कंपाउंड ग्लैंड है, मैंने बताया था आपको, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एंडोक्राइन से हार्मोन निकलते हैं और एक्सोक्राइन से एंजाइम निकलते हैं। और इज ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्ब ऑफ द सी शेप ड्यूडेनम, और सी शेप जो ड्यूडेनम है इसके बीच में ये आपकी प्रेजेंट है। द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रेट एल्कलाइन पेनक्रिएटिक जूस, जो जूस निकालता है एंजाइम, एंड द एंडोक्राइन पार्ट सिक्रेट हार्मोन लाइक इंसुलिन ग्लाइकोजन, जो कि शुगर को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। तो देखो एक बार मैं इस डायग्राम से समझाता हूँ, अगर नहीं आया तो साइड में मैं एक डायग्राम अपना भी बना लूँगा। देखिए ये आपकी पेनक्रियाज है, अगर मैं आपको इधर बना के दिखाता हूँ, इस तरीके से क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, सी शेप है ये। ओके, अब इधर जो है ये यहाँ पे रहेगी आपकी लीफ शेप पेनक्रियाज। ओके, और ये रहेगा आपका इधर लीवर। ओके, इसके दो पार्ट, और ये रहेगा आपका गोल ब्लैडर। तो ये चीज़ें जो थी यहाँ वाली वो आपके सामने आ गई। अब होता क्या है, अब मैं आपको एक अलग कलर से कनेक्शंस दिखाता हूँ। एक आएगी, देखो यहाँ से मिलके एक कॉमन डक्ट आती है जो यहाँ आएगी। ओके, और एक डक्ट निकलती है यहाँ से पेनक्रियाज से। तो अब आप एक बात नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, वो क्या है कि जो ये डक्ट है जो कि इनके कॉम्बिनेशन से बनी है, वो दोनों पहले मिल चुकी हैं लेकिन ड्यूडेनम में बाद में खुलेंगी। और यहाँ पे जब ये ड्यूडेनम में खुलती हैं, इस हिस्से पे यहाँ पे होता है स्पिंचर ऑफ ओडी। ओके, समझ गए? तो यहाँ वाला जो हिस्सा है ये स्पिंचर ऑफ ओडी है, क्योंकि इससे पहले आपकी गॉल ब्लैडर वाली डक्ट और पेनक्रियाज वाली डक्ट मिल चुकी है, और इसी को बोलते हैं हिपैटो पेनक्रिएटिक एम्पुला। शायद नीचे लिखा होगा, ये लिख रखा है हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। देखो हिपैटो वर्ड आया है लीवर से और पेनक्रिएटिक वर्ड आया है पेनक्रियाज से। अब हिपैटो और पेनक्रिएटिक और एम्पुला जंक्शन को बोलते हैं। तो ये हो गया आपका हिपैटो पेनक्रिएटिक एम्पुला। आई थिंक आपको समझ में आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझो और इसको याद रखना। अगला है आपका डाइजेशन ऑफ फूड। अब कैसे होगा, जब हमने सारे के सारे पढ़ लिए आपके ऑर्गन के पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट, तो अब बात आती है कि फूड डाइजेस्ट कैसे होगा, तो कौन से एंजाइम कैसे काम करते हैं, फूड कैसे प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल और केमिकल जो प्रोसेस है उससे क्या होती है, सारे जो डाइजेशन की जो काम होता है कंप्लीट होता है। द बकल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन। मेन फंक्शन आपका मैकेनिकल है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग, उसको निगलने लायक बनाया जाता है। आप कभी भी कोई सूखी चीज़ डायरेक्ट इनगल्फ नहीं कर सकते, नहीं उसको निगल सकते। आप उसको चबाओगे, उसके अंदर अपना सलाइवा मिक्स करोगे, तब आप उसको निगल पाते हो। अब उस चीज़ को सॉफ्ट बनाने में कौन कौन हेल्प करेगा, तो वहाँ पे टीथ काम करेंगे और आपकी टंग काम करेगी। ठीक है, उनकी हेल्प से आप उस खाने के अंदर सलाइवा अच्छे तरीके से मिक्स कर दोगे। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इनटू बोलस। देखो आपने रोटी ली है, ठीक है, आपने कोई सब्जी ली है, वेजिटेबल ली है, आप सैलेड भी खा रहे हो साथ में, आपके पास पिकल वगैरह अचार वगैरह भी है, या आपने कुछ भी 3 4 5 आइटम जो आपके प्लेट में थे आपने वो सारे लगा के खाने के साथ आपने अपने मुंह के अंदर डाले। वो अलग अलग हैं, लेकिन जब आप निगलते हो तो वो एक कॉमन
चीज़ बन के नीचे जाता है, तो उस चीज़ को, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बोलस। ठीक है, जब आप चबा चबा के उसको नए सब्सटेंस की फॉर्म में क्रिएट करते हो। द बोलस इज देन कन्वर्ट इनटू फेरिंग्स एंड देन इनटू द ईसोफेगस बाय सैलोइंग। फिर वो खाना बगल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स के थ्रू डिग्ल्यूट हम उसको निगल लेंगे और वो कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में। ईसोफेगस से जाएगा स्टमक में। द बोलस फर्दर पास डाउन टू द ओसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड द पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, वो कैसे होती है? अगर ये आपकी इंटेस्टाइन है तो ये पीछे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और खाने को आगे पुश कर देगी, फिर पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होगी और खाने को आगे पुश कर देगी, फिर पीछे से पुश कॉन्ट्रैक्ट करेगा खाने को। तो ये इस तरीके से ना, इसमें वेव्स, ठीक है, वेव्स उठती रहती हैं जो खाने को आगे पुश करती हैं। और कई बार ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट रिवर्स हो जाती है किसी वजह से, उसको बोलते हैं वोमिटिंग। द गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। जो कल हमने पढ़ा था कि जब हम स्टमक की बात करते हैं तो वहाँ पे स्पिंचर थे 2। तो ये आपका क्या था? गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचर था, नीचे था आपका हेपेटिक। द गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक, देन द सलाइवा सिक्रेट इनटू द ओरल कैविटी कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब क्या क्या होता है सलाइवा के अंदर? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रो, ये आपके आयन जो कार्बेटाइन, एंड सम एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइजोजाइम। ये उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सलाइवा के अंदर। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। भाई खाने का जो पाचन है केमिकल, वो आपका ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी। ठीक है, बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम से, जिसका नाम क्या था? सलाइवरी अमाइलेज। About 30% of starch is hydrolyzed there by enzyme। अब देखो 6.8 लिखा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल में एक्टिविटी। तो 6.8 लिखा है कि मतलब अगर आपके माउथ का pH 6.8 है तो वहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा? स्टार्च का डाइजेशन होगा। अगर आप इससे ऊपर लेके जाते हो या नीचे लेके जाते हो तो स्टार्च का डाइजेशन अफेक्ट होगा। और वो क्या होगा? जो आपकी डाइसैकेराइड थी माल्टोज, वो टूट जाएगी किसके अंदर? सिंपल चीज़ों के अंदर, इनटू ए डाइसैकेराइड माल्टोज। ठीक है, सॉरी, स्टार्च जो पॉलीसैकेराइड थी, ये गलत बोल गया मैं। स्टार्च आपकी पॉलीसैकेराइड है और वो डाइसैकेराइड के अंदर टूट जाएगी बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज एट द pH ऑफ 6.8। लाइजोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। और ये एक एंटीबैक्टीरियल है जो इन्फेक्शन को रोकता है। अब यहाँ से मैं आपकी जनरल बात करता हूँ। आप सब ने सुना होगा कि सुबह उठ के अगर आप अपने फेस के ऊपर, अगर आपकी कोई फुंसी वगैरह है, वहाँ पे आप अपना सलाइवा लगाते हो तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, अभी आपने यहाँ पे साइंटिफिकली पढ़ा कि लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है जिसकी प्रॉपर्टी एंटीबैक्टीरियल है, और हमारी स्किन के पोर्स में बैक्टीरिया वगैरह घुस जाते हैं पोर्स के अंदर, तब जाके वहाँ पे इन्फेक्शन होता है और फुंसियाँ वगैरह होती हैं। और अगर आप वहाँ पे अपना ही सलाइवा लगाते हो तो आप वहाँ पे एक नेचुरल और अपनी बॉडी का एक ऐसा सलाइवा जिसके अंदर आपकी खुद की बॉडी की एंटीबॉडीज़ हैं, वो आपको नेचुरली ठीक कर देंगी बिना किसी एडिशनल मेडिसिन के। द म्यूकस ऑफ द स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब म्यूकस जो है स्टमक का, जो म्यूकोसा लेयर थी, समझ रहे हो ना? म्यूकोसा लेयर हमने बताई थी, अंदर वाली जो सबसे थी, वो म्यूकोसा लेयर थी। म्यूकोसा के पास क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, और वो 3 टाइप की सेल्स हैं अलग अलग। ठीक है, म्यूकस नेक सेल्स, नेक सेल से निकलता है म्यूकस जो प्रोटेक्ट करता है पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल को एसिड के असर से। दूसरी है पेप्टिक या चीफ सेल्स, जो क्या करती है? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रिएट करते हैं। देखो, ये प्रो एंजाइम है, ये किसी पेप्सिन, ये कोई पेप्सिन नहीं है ना, कोई किसी को पचाने वाला अभी तक। ठीक है, अभी ये प्रो एंजाइम है। और इसके बाद है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स, जो HCl को सिक्रिएट करती हैं। ठीक है, और इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो क्वेश्चन क्या आ गया? विटामिन B12 का डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन स्टमक से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो HCl क्या करेगा? HCl बैक्टीरिया वगैरह तो मारेगा, खाने को स्मूथ करेगा। इसके अलावा जो पेप्सिनोजन है इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? पेप्सिन के अंदर, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ओके, द स्टमक, अब ऊपर से बोलस आया था ना, द स्टमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। देखो, अगर आप ढंग से खाना खाते हो, आराम से बैठ के खाना खाते हो, तो आपको लगभग 4 से 5 घंटे अपने पेट को फिर रेस्ट देना चाहिए। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ खाना नहीं चाहिए। ये आपका एक नॉर्मल साइंटिफिक मैनर है, क्योंकि अगर आप उस खाने को पेट में रखोगे तो ही वो
प्रॉपर पचेगा। अगर आपने एक बार खाना खाया, उसको प्रॉपर डाइजेस्ट होने दिया, तो उसके न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को मिल जाएंगे और आपकी बॉडी की जो नीड्स हैं वो कम हो जाएंगी, उसको भूख भी नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, खासकर स्कूल स्टूडेंट, सुबह खा के आएंगे, घर से कुरकुरे वगैरह के पैकेट बैग में डाल के लाएंगे, पूछी पूछी लेके आएंगे, क्लास में बैठे बैठे खाते रहेंगे। उसके बाद लंच ब्रेक में टिफ़िन तो खाएंगे, साथ में और ले आएंगे कुरकुरे वगैरह, फिर उनको भी खाते रहेंगे। तो वो सारा दिन वो सुबह उठते ही खाने लगते हैं और रात तक खाते रहते हैं। देखो, खाना गलत बात नहीं है, लेकिन खाने को गलत तरीके से खाना बिल्कुल गलत है। तो अगर आप चाहते हो आप थोड़ा सा फिट रहो, तो आपको थोड़ा थोड़ा अपने सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक भी देना चाहिए, जिससे कि उसका भी रेस्ट हो सके। आप सबको पता है सेल्स फ्रिक्शन से मरती हैं। जब आपका खाना पेट में चलेगा तो एक्सकोरिएट होती हैं आपकी सेल्स, तो उससे आपके पेट में दर्द वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ब्रेक में, अगर आपको सारा दिन भी खाना खाना है तो आप कम कम खाना बार बार खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो भी फिटनेस को लेके काम करते हैं वो दिन में कम से कम 7 बार, 5 से 7 बार खाना खाते हैं। अब तुम कहोगे कि वो तो खाते ही रहते हैं सारा दिन, वो एक्चुअल में खाते नहीं, वो 5 से 7 बार छोटे छोटे मील्स लेते हैं। वो कभी भी पेट को पूरा नहीं भरते एक सिंगल टाइम भी, वो इतना खाना लेते हैं कि वो 2 घंटे तक चले आपका। ठीक है, तो एक बार खाया 2 घंटे, फिर खाया 2 घंटे, फिर खाया 2 घंटे। तो इस तरीके से वो सारे दिन अपने पेट को ज़रूरत लायक खाना ही देते हैं। ठीक है, फिर उनको देख लिया कि भाई कि प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन को बढ़ा देंगे डाइट में, कार्बो चाहिए तो कार्बो को बढ़ा देंगे, या फैट चाहिए तो फैट को बढ़ा देंगे। वो चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं। तो आप भी चाहो तो ऐसा अपनी लाइफ के साथ कर सकते हो, थोड़ा सा बढ़िया डाइट प्लान बना के खुद से ही बना सकते हो। इसके बाद बात आ गई, वो खाना जो था वो फूड मिक्स हो जाएगा थोरोली एसिड के साथ, गैस्ट्रिक के अंदर आके, स्टमक के अंदर आके, और फिर वो स्टमक भी उसको क्रश करता रहता है, उसकी दीवारें। ठीक है, और वो क्या बन जाएगा, काइम। देखो, जब सलाइवा मिला तो बना था वो बोलस, और अब मिला है यहाँ पे HCl तो बन गया वो काइम या चाइम, आप इसको जो भी बोलो। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू द HCl गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। जैसा कि ऊपर बताया था, HCl की प्रेजेंस में जो प्रो एंजाइम आपका पेप्सिनोजन था वो पेप्सिन बन जाएगा, जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। लिटिक का मतलब, लाइसिस मतलब तोड़ना, प्रो मतलब के, प्रोटियो मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है ऑफ द स्टमक। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। ठीक है, ये सिंपलर पार्ट है, पेप्टाइड इनको बोलते हैं। The mucus of bicarbonate present in the gastric juice play an important role in the lubricating and protection of the mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated HCl। जैसा हमने बात करी थी कि HCl के असर से बचाता है वो पूरे के पूरे स्टमक को और आगे आने वाले एलिमेंट्री के हिस्सों को। जो pH होता है लगभग 1.8 होता है, ऑप्टिमल होता है पेप्सिन के लिए। ठीक है, रेनिन, देखो अभी आप एक रेनिन यहाँ पढ़ोगे, इस वर्ड को याद रखना, कोई स्पेलिंग में चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। आप एक सेम रेनिन को पढ़ोगे आपके किडनी फंक्शन के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन जो होता है, ठीक है, लैक्टोज, उसको क्या करता है, पचाता है छोटे बच्चों में, इन्फेंट में। और देखो, मैं यहाँ से आपको एक और बात बताता हूँ, इन्फेंट सिर्फ दूध पीते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, लगभग 6 महीने तो स्पेशली। तो उनको जो मिल्क प्रोटीन को बचाने के लिए जो एंजाइम होता है वो रेनिन है, वो छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि वो दूध या दूध का बना कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो उनको पेट में ब्लोटिंग, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया समथिंग कुछ हो जाता है, और वो कुल मिला के बात ऐसे है कि वो दूध को टॉलरेट नहीं कर पाते, तो उसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, ये काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, पेरेंट्स इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन ये सीरियस इशू है। आप इसको ओवरकम कर सकते हो वर्कआउट के थ्रू। ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डिमांड बढ़ेगी तो आपकी बॉडी अपने आप उसको पचाना शुरू कर देगी, अपने आप एंजाइम सीक्रेट करेगी। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, और कुछ जो लाइपेज है उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी रिलीज करती है। अब देखो, मेन काम ऊपर हो चुका, सारे एंजाइम आ चुके, अब देखते हैं आगे क्या रहेगा। अब आपका पेनक्रियाज बचा है और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ से कुछ एंजाइम निकलेंगे जो मिलके बनाते हैं पेनक्रिएटिक जूस। ठीक है, और आपका इंटेस्टाइनल जूस। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो उसको तरह तरह से मोड़ तोड़ के खाने को बिल्कुल मिक्स करती रहेगी, तोड़ती रहेगी। These movement help in thorough mixing up of the food with various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion, और इस तरीके से वो डाइजेशन को फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। The bile, pancreatic juice and intestinal juice, देखो जो बाइल जूस लीवर से आएगा,
पेनक्रियाज से आएगा पेनक्रिएटिक जूस, और जो इंटेस्टाइन के सारे एंजाइम है वो बनाते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, ये सारे रिलीज हो जाते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इन सभी को मिला के सकस एंट्रिकस भी बोलते हैं। इसके अंदर 11, 12, 13 अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जो अलग अलग फूड पार्टिकल के ऊपर एक्ट करते हैं। पेनक्रिएटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। जैसा आपको ऊपर बताया था, द पेनक्रिएटिक जूस कंटेन क्या क्या होते हैं, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन जो एक्टिव होकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिनोजिन भी अगेन काइमोट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होगा, प्रो कार्बोक्सिलेपेप्टाइडेज आपका कार्बोक्सिलेपेप्टाइडेज के अंदर कन्वर्ट होगा, अमाइलेजेज हैं, लाइपेजेज हैं, न्यूक्लियेजेज हैं। ठीक है, हर एक बायोमोलिक्यूल के लिए अलग अलग, न्यूक्लियस को तोड़ देंगे न्यूक्लियेजेज, लिपिड को तोड़ देंगे लाइपेजेज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे अमाइलेजेज। तो इस तरीके से वो काम करते हैं। देखो ट्रिप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड, ये कैसे होगा, एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटीरोकाइनेज। ये यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। आप इनको ना बुक में भी अलग से सेपरेट करके लिखना, नोटबुक में भी अलग अलग से लिखना। जैसे कि ट्रिप्सिनोजिन एरो लगा के ऊपर लिख देना भाई कन्वर्टेड बाय एंटीरोकाइनेज। ठीक है, कहाँ से निकलता है वो, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, और कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन के अंदर। ठीक है, फिर वो करेगा क्या, वो अदर एंजाइम को एक्टिवेट करेगा पेनक्रिएटिक जूस के। द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, बाइल जूस डजंट कंटेन एनी एंजाइम बट हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है, 10th क्लास का क्वेश्चन है, शायद आता होगा बहुत सारे बच्चों को, लेकिन हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, बाइल जूस के अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के 2 पिगमेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फीकस होता है, आपका जो बॉडी वेस्ट होता है, उसका कलर येलो होता है। बाइल साल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रोल होता है, गुड कोलेस्ट्रोल, इसको याद रखना, कोलेस्ट्रोल 2 टाइप के होते हैं, बैड और गुड। फॉस्फोलिपिड्स हैं बट नो एंजाइम, और नो एंजाइम फिर भी हेल्प करता है। ये कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये डायरेक्टली किसी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करता। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, वो क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स। साबुन आपने सपोनिफिकेशन पढ़ा होगा, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ा होगा, तो मिसल्स वहाँ से वर्ड आया है। बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गोबलेट सेल, गोबलेट सेल होती हैं विच सिक्रेट म्यूकस अगेन टू प्रोटेक्ट द एलिमेंट्री कैनाल। द सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट बॉर्डर सिलिया cells of the mucosa along the secretion of the goblet cell constitute the intestinal juice or the succus entericus। ठीक है, दिस जूस कंटेन वेराइटी ऑफ एंजाइम, डाइसेकेराइड हैं, डाइपेप्टाइड हैं, लाइपेज हैं, न्यूक्लियोसाइडेज हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। द म्यूकस along with the bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium। ये सारा जूस क्या करता है, जो ऊपर से जो स्टमक से खाना आएगा आपका वो तो एसिडिक होगा, तो वो जो बाइकार्बोनेट आयन वगैरह थे जो आपके लिवर से आए थे, बाइल जूस से आए थे, वो सब क्या करते हैं, एकदम से जो वो 1.8 pH था स्टमक का, उसको लेके आ जाते हैं कहाँ पे, 7.8 पे, उसको एल्कलाइन कर देते ताकि एंजाइम काम कर सकें और आपके जो एलिमेंट्री कैनाल को भी नुकसान ना पहुँचे। सब म्यूकोसल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन दिस, और इसके अलावा जो सब म्यूकोसल ग्लैंड है वो भी यहाँ पे काफ़ी हेल्प करती है। आगे आपका प्रोटीन, प्रोटियोज एंड पेप्टोन, ये पार्शली डाइजेस्टेड है, अभी तक अभी कंप्लीट नहीं टूटे हैं। ठीक है, काइम के पार्ट हैं। अब इनके ऊपर क्या हुआ, देखो प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटीएस, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोपेप्टाइडेज, जैसा इनको चाहिए वैसा एंजाइम आएगा, इनको डाइपेप्टाइड में तोड़ देगा। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेकेराइड स्टार्च था उसको अमाइलेज तोड़ेगा आपका डाइसेकेराइड में। इसके बाद फैट्स का ब्रेकडाउन होगा लिपिड्स के थ्रू डाइग्लिसराइड में, फिर मोनोग्लिसराइड के अंदर। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियेज तोड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइडेज तोड़ देंगे न्यूक्लियोसाइड के अंदर। ठीक है, अब है वो टूट के टुकड़ों में, अब उनके जो बचे हुए हैं तो डाइपेप्टाइड को तोड़ेगा डाइपेप्टाइडेज, प्रोटीन का पार्ट था। अमीनो एसिड में माल्टोज जो कि डाइसेकेराइड थी वो माल्टेज एंजाइम तोड़ेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर, लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज के अंदर, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर। ये एंजाइम है, इसको याद रखना। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स जो थे उनको न्यूक्लियोटाइडेज तोड़ेगा। देखो ASE वर्ड जहाँ लग जाता है बायोलॉजी के अंदर वो 98% आपके क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। 98 इसलिए बोला कि शायद कुछ ऐसा हो जो मुझे ना पता हो, वो एंजाइम ना होता हो, इसलिए, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो 100% आज तक एंजाइम ही मिले हैं। लेकिन भाई हम अपने आप को ही सच्चा क्यों माने 100%, शायद कुछ हो जो हमसे बच गया हो। न्यूक्लियोसाइडेज
न्यूक्लियोसाइड को तोड़ देंगे शुगर और बेस में, क्योंकि मैं आपको बायोमोलिक्यूल में बता चुका हूँ कि आपका जो न्यूक्लियोसाइडेज है वो बना होता है पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस से, और जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ जुड़ा होता है फॉस्फेट भी। तो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज ने तोड़ा, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर ले आया नाइट्रोजनस बेस। अब इसको तोड़ दिया बेस प्लस शुगर में न्यूक्लियोसाइडेज ने। अब डाई और मोनोग्लिसराइड जो उनको लाइपेज अगेन तोड़ेगा फैटी एसिड और ग्लिसरोल्स के अंदर। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल मेंशन अबाउट द अकर इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारा काम आपके ड्यूडेनम में हो जाता है। द सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म एब्जॉर्ब इन द जेजिनम एंड इलम, और जेजिनम और इलम में तो बस एब्जॉर्प्शन का काम होता है, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब फूड पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब उसके साथ क्या होता है वो देख लेते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। अब होगा क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स, कुछ दवाई वगैरह एब्जॉर्ब होती हैं। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस क्यों निकलता है, ताकि बॉडी से उनका पैसेज आसान हो सके। कॉन्स्टिपेशन आप सब समझते हो क्या होता है, बॉडी से आप कचरा बाहर नहीं निकाल पाते, काफ़ी पेन भी होता है काफ़ी लोगों को, काफ़ी ब्लड फुल भी होती है कई केस में, तो जब सीरियस हो जाती है तो उस टाइम पे म्यूकस की कमी होती है। तो म्यूकस निकलता है वहाँ से, उनको एडहर करता है, आपस में मिक्स करता है और ल्यूब्रिकेट करता है पूरे के पूरे पैसेज को, ताकि वो इजीली बॉडी से बाहर निकल जाएं। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड द फीकस, उसको बोलते हैं फीकस, एंटर इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वाल्व, जो मैंने आपको बताया था, विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द फीकल मैटर। इट इज टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन, और वो टेम्परेरी स्टोरेज होती है, डिफिकेशन बोला गया है कचरे को बाहर निकालने की प्रोसेस को, ठीक है। The activity of the gastrointestinal tract are under a neural and hormonal control for proper coordination of different part। ये जितनी भी gastrointestinal की एक्टिविटी है सब न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर काम करती है मिलके। The sight, smell and the presence of food in the oral cavity stimulate the secretion of saliva। भाई आप देख लेते हो अच्छे खाने को, आप उसको सूंघ लेते हो, उसकी खुशबू को आपके मुंह में रखा होता है, तो आपके ऑटोमेटिकली क्या होता है, एंजाइम सीक्रेट होने शुरू हो जाते हैं, सलाइवा आपके मुंह में आ जाता है। Gastric and intestinal secretion are also similarly stimulated in the neural signal। ये सब भी न्यूरॉन के सिग्नल के साथ कनेक्टेड है। द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आल्सो मोडेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू द सीएनएस। तो दोनों तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हार्मोन कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन। अब जो हार्मोनल कंट्रोल है वो लोकल हार्मोन, जैसे कि मैंने बताया था पेनक्रियास से आपका ग्लाइकोजन और इंसुलिन निकलता है, वो इसको देखते हैं। अब ये नीचे आ गया भाई क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन। देखिए क्लोरोफिक वैल्यू क्या होती है, कोई भी चीज़ जब जलती है जिसका ब्रेकडाउन होता है तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ये हम अभी पढ़ लेते हैं। ये नया ऐड हुआ बुक में, पुराने बुक्स में आता ही नहीं था ये टॉपिक, अभी आया तो हम पढ़ लेते हैं। बुक्ड आइटम है, नॉट फॉर एवेल्युएशन, ये आपके एग्जाम वगैरह में नहीं आएगा, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। The energy requirement of animal and the energy content of food are expressed in term of measure of heat energy because heat is the ultimate form of all energy। भाई किसी खाने की जो एनर्जी को मापते हैं उसकी हीट एनर्जी से, कितनी हीट वहाँ से निकलती है। This is often measured as a calorific or joule, which is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक जूल क्या होता है या एक कैलोरी क्या होती है भाई, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। सिंस दिस वैल्यू इज इन टीनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली यूज किलो कैलोरी और किलो जूल। 1 किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 किलो पानी, अब आपको बता दो बच्चों 1 लीटर में और 1 किलो में बहुत फ़र्क है। 1 किलो में आपके लगभग इट्स एग्जैक्टली 1000 ग्राम्स, लेकिन 1 kg के अंदर अगर आप मिलीलीटर की बात करोगे तो वो 900 समथिंग होते हैं, ठीक है, वो इक्वल नहीं होता। 1 लीटर 1 किलो से हल्का होता है। न्यूट्रिशनिस्ट ट्रेडिशनल रेफर द किलो कैलोरी कैलोरीज और जूल ऑलवेज कैपिटलाइज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 gram ऑफ फूड in a bomb calorimeter is its gross calorific or calorific value, the actual amount of energy combustion of 1 gram of food in the physiological value of food। ग्रोस कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स आर, देखो क्या है, कार्बोहाइड्रेट की तो 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम है, इसके अलावा जो आपका प्रोटीन है वो 5.65 किलो कैलोरी है, और जो आपका फैट्स है उसकी 9.45 है, ठीक है।
वेयर एज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू आर, अब देखो वो क्या थी इनकी ग्रोस वैल्यू थी, अब फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या है 4 ग्राम और 9 ग्राम, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है लेकिन डिफरेंस है। तो इसके बाद जो बचा है उसको एक बार मैं देख लेता हूँ, अभी करेंगे या अगले वीडियो में? अभी कर लेते हैं, वीडियो थोड़ी सी और 5-7 मिनट लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, अब जो आपने सारा डाइजेस्ट कर लिया वो एब्जॉर्ब कैसे होगा? एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और द लिम्फ, मतलब कि जो खाना है, जो नरिशमेंट है, उसको ब्लड तक भेजना। इट इज कैरिड आउट बाय द पैसिव एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। पैसिव कब होता है? जब ज़्यादा से कम की तरफ कोई चीज़ जा रही हो। एक्टिव कब? जब कम से ज़्यादा की तरफ जा रही हो, ठीक है। और फैसिलिटेटेड कब? जाने के लिए रास्ता कोई ना हो लेकिन उसको कोई हेल्प कर रहा है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। नॉर्मली वो अपने हाई अमाउंट से लो अमाउंट में चले जाते हैं। आप जब भी खाना खाओगे तो आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में, आपके एलिमेंट्री कनाल में न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ जाएगा तो वो आसपास डिफ्यूज कर जाएगा। द पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। However, some substances like glucose and amino acid are absorbed with the help of carrier protein. अब ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को कैरियर प्रोटीन चाहिए। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अब ऑस्मोसिस देखेगा भाई, ये तो ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर एनर्जी। वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक अमाइनो एसिड, मोनोसेक्राइड एंड ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी बाय दिस मैकेनिज्म। देखो क्यों चाहिए आपको ऐसा? आप ऐसा एब्जॉर्प्शन ही क्यों करोगे? उसमें एनर्जी खर्च होती है। देखो दोस्तों, बच्चों, जो न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जिनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो बॉडी चाहेगी उनको जितना ज़्यादा स्टोर किया जा सके कर लो। तो ग्लूकोज वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसोल्यूबल, अब ये तो इनसोल्यूबल है, कांट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कैसे जाएंगे इसको समझना। दे फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड द मिसिल, पहले मिसिल में कन्वर्ट होंगे, अब उनके ऊपर कोटिंग होगी, पहले जाएंगे ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, ठीक है। अब वहाँ पे रिफॉर्म होंगे इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल। देखो है फैट लेकिन प्रोटीन कोट हो रहा है इनके ऊपर, और देखो प्रोटीन कोटेड फ्लैट ग्लोब्यूल, ठीक है। प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल उनको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। अब ये ट्रांसपोर्ट होंगे किसके अंदर? लिम्फ वेसल के अंदर। जो लेसिटल्स हमने देखे थे जब आपने पढ़ा था विलीज को, तो इसमें बीच में लिम्फ डक्ट थी, वो लेसिटल्स थे, ठीक है। दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द अब्जॉर्ब सब्सटेंस इन द ब्लड, और लिम्फ के अंदर चाहे कुछ भी जाए, वो लिम्फ खुद अल्टीमेटली किस में एंड होते हैं? आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर। आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सब टेबल के अंदर मेंशन है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। अब जो सारा का सारा डाइजेस्टेड मटेरियल है वो अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेगा? ब्लड में, ठीक है। और अब उसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा। अब जो प्रोसेस है ना यूटिलाइजेशन की न्यूट्रिएंट की, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ओके। तो देखो आपने क्या किया? इंजेक्शन किया, डाइजेशन किया, एब्जॉर्प्शन किया, ठीक है। अब आप एसिमिलेशन कर रहे हो। इतना काम होने के बाद जो सामान बच गया, जो आपकी बॉडी में काम नहीं आ रहेगा, उसको बोलते हैं इजेशन। तो आपका 2, 3, 4, 5 स्टेप्स आपके कंप्लीट डाइजेशन के अंदर या फिर न्यूट्रिशन के अंदर आप कह सकते हो आते हो। ये 5 स्टेप आपके न्यूट्रिशन के, इनको याद रखना। रिपीट कर रहा हूँ, इंजेक्शन मुंह में डालोगे खाने को, डाइजेशन उसको तोड़ोगे, एब्जॉर्ब करोगे, ब्लड तक लेके जाओगे, अब ब्लड तक ले जाने के बाद उसको यूज़ भी करोगे, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और जब सारा काम कर लिया उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो उसको बॉडी से बाहर निकाल दोगे, उसको बोलते हैं इजेशन। द डाइजेस्टेड वेस्ट solidify into coherent fecus in the rectum, initiate a neural reflex। आपको एक अर्ग फील होती है, डिज़ायर फील होती है कचरे को बाहर निकालने की, ठीक है। द इजेशन ऑफ फीकस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, उसको बोलते हैं डिफिकेशन। बॉडी में एनस के थ्रू खाने को बाहर निकालना बिना पचे हुए, उसको बोलते हैं डिफिकेशन। और ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, काफ़ी ज़्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं तब ये कचरा बाहर निकलता है। अब आगे आपके लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिसऑर्डर्स आगे। मैं देखो इन्फ्लामेशन हो सकती हैं ट्रैक के अंदर, एलिमेंट्री के अंदर, बेसिकली होती है बैक्टीरिया वायरस से।
द इन्फेक्शन आर आल्सो कोज बाय द पैरासाइट वगैरह भी वो राउंड भी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो बेसिकली बीमारी देखते हैं जॉन्डिस पीलिया जो होता है, ठीक है। आपका लीवर इफेक्ट होगा, लीवर में आपका बिलिरुबिन था वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप पीले पीले हो जाओगे, इसको बोलते हैं आपका जॉन्डिस। वोमिटिंग मैंने बताया था, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाती हैं जो कि मेडुला से इनिशिएट होती हैं, तो वो होती है आपकी वोमिटिंग। डायरिया, ठीक है, लूज मोशन भी जिसको हम बोल देते हैं। फ्रीक्वेंट मतलब लॉट ऑफ वाटर, पानी के साथ फीकस का बाहर निकलना, ठीक है। बाउल मूवमेंट होती है आपकी, जो फ्रेश होने की जो टाइमिंग है वो बढ़ जाती है, आप दिन में कई बार क्या करते हो, लिक्विड डिस्चार्ज करते हो बॉडी से, उसको बोलते हैं डायरिया। रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो भी खाना खा रहे हो बॉडी से डायरेक्ट बाहर आ रहा है, तो आपके जो पचाने का अमाउंट है वो कम हो जाता है, आपको कमजोरी फील होगी क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आ ही नहीं रही है। कॉन्स्टिपेशन ये इसका उल्टा होता है, इसमें ज़्यादा बार बार जाता है इंसान फ्रेश होने के लिए, इसमें जाता ही नहीं। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, फीकस इज रिटेन विद इन द कोलन, चिपक जाता है कोलन के साथ, उसके अंदर वाटर नहीं होता, उसके अंदर म्यूकस नहीं होता, ठीक है। अब है इंडाइजेशन। इन दिस कंडीशन फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड लीडिंग द फीलिंग ऑफ फुलनेस, पेट भरा रहता है, मन नहीं करता खाने का, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर एंजाइम कम है, या कोई टेंशन है, या कोई फूड पॉइजनिंग है, या ओवर ईटिंग है, या ज़्यादा तीखा खा लिया, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इंडाइजेशन को प्रमोट करती हैं। अब है आपकी ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले बुक्स में नहीं आता था, अभी ये भी ऐड किया गया नया नया, तो देख लेते हैं। PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। देखो हम लोग खाना ज़रूर खाते हैं, पेट भी भर लेते हैं, लेकिन हम कितना प्रोटीन खाते हैं? आप सब कितनी दाल खाते हो, कितना पनीर खाते हो, कितना दूध पीते हो? बहुत कम। आप ऐसी बहुत कम चीज़ें खाते हो जो प्रोटीन देती है, और इसीलिए हमारे इंडियन जो बच्चे होते हैं वो मोटे तो हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेंथ आती है मसल से, और मसल आती है प्रोटीन से। घी खाओगे, रोटियाँ खाओगे तो मोटे हो जाओगे, गोलू गोलू से हो जाओगे, लेकिन हार्डकोर नहीं रहोगे, ठीक है। तो चाहे आप भी हो, चाहे कोई भी हो जिस वीडियो को देख रहा है, वो आप ये चेक करो कि आप जो खाना खाते हो, आपने लॉकडाउन के अंदर भी जितने दिन खाना खाया, आपको अपने 10 मील्स अगर याद है तो ये चेक करो उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना था। आपको बता दूं 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपकी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ये नॉर्मल है, और ज़्यादा काम करते हो तो वो बढ़ जाती है, ये तो बिल्कुल उसके लिए तो कुछ भी नहीं करता, ठीक है। तो अभी आप अंदाज़ा लगा लो कि आप कितने ग्राम प्रोटीन लेते हो। मैं लिख के दे सकता हूँ कि हमारे इंडियन, बेसिकली नॉर्थ इंडियंस, क्योंकि हमारे यहाँ पे घी के पीछे लगे रहते हैं, घी में प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। रोटी खाओ, घी खाओ, खाओ अच्छी बात है, लेकिन प्रोटीन भी खाओ, ठीक है। तो अभी आप बताना कमेंट बॉक्स में आप कितने ग्राम प्रोटीन लेते हो, देखते हैं। आप अब तक तो कुछ बताते नहीं, लेकिन इसमें देख लेते हैं कोई क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा। ये एक्टिविटी है आपकी। अब PEM देख लेते हैं भी क्या है। PEM, डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरी इज वाइड स्प्रेड इन द मैनी अंडरडेवलप्ड कंट्रीज, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका, काफ़ी देशों में फैली हुई है ये। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्राफ्ट, फेमिना एंड पॉलिटिकल टर्मोरल। जब भी कुछ देश के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पैर पसार लेती है। दिस हैपन इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वार ऑफ इथोपिया। ये छोड़ो, हमारे काम का नहीं है। मेन बीमारियाँ क्या होती हैं? क्वाशियोरकर और मेरिस्मस। आपने अपनी पुरानी किताबों में भी इनको देखा होगा आई थिंक। वो एक मोटा सा बच्चा, हाथ पैर सूखे हुए, एक पतला सा बिल्कुल पसलियाँ चमक रहे, वो वाला। मेरिस्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी। मतलब खाना खा रहा है, उसके अंदर कैलोरीज नहीं है। जैसे कि आप सारा दिन सलाद खाओ, अगर आप सलाद खाओगे ना तो आपको कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ना एनर्जी होती है, ना प्रोटीन होता, ना कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। आप खाओगे वो निकल जाएगा बॉडी से। इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट लेस देन ईयर एज। 1 साल से कम के बच्चों में मिलती है। इफ़ द मदर मिल्क इज रिप्लेस टू अर्ली और बाय अदर फूड। जो कुछ होती है ना फैंसी मदर या कुछ गरीब माएँ जो बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, वो कुछ और खिलाती हैं, तो वो गलत होता है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोटीन की और कैलोरी की कमी ज़्यादा हो जाती है। दिस ऑफन हैपन इफ द मदर हैज़ सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल यंग। ये तब होता है जब अक्सर एक के बाद दूसरा बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है, तो वो किसको दूध पिलाए, उस टाइम पे दिक्कत आती है। इन मेरिस्मस, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट प्रोटीन। अब जो बच्चे को अर्ली एज में प्रोटीन चाहिए मसल डेवलप करने के लिए, बोन डेवलप करने के लिए, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्सट्रीम एमिकेशन ऑफ बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्ब। बॉडी बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, पिचक जाएगी। द स्किन बिकम ड्राई एंड थिन एंड रिंकल्ड। झुर्रियाँ पड़ जाएंगी बॉडी पे। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली। बिल्कुल सूख जाएगा वो। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन मेंटल फैसिलिटीज, सब कुछ क्या हो जाएगा भाई, उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। ये था आपका मेरिस्मस। डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन जाके लास्ट में, या अभी दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड आप होल्ड करो।
ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हालात हो रखे हैं। क्वाशियोरकर ये तो मेरिस्मस वाला है, देखो बिल्कुल सिकुड़ चुका है ये, ठीक है। प्रोटीन नहीं है, कैलोरी नहीं है, हद से कम होता है, सबक्यूटेनियस फैटी नहीं होता, डीमा, नो फैट लीवर, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। ये भाई साहब फूल गए यहाँ पे, कमज़ोर है ये अच्छा बच्चा नहीं है, कमज़ोर है, ठीक है। हीलिंग नहीं हो रही है चोट की, जो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे अगेन। अरे कहाँ भाग गया भाई। ये क्वाशियोरकर है, दो टेबल आपने देखी थी, वहाँ से आप इनके डिफरेंसेस को नोट कर सकते हो। ये अकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी रिजल्ट फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदर मिल्क बाय हाई कैलोरी लो प्रोटीन, कैलोरी ज़्यादा है, लो प्रोटीन है, ठीक है, मोर देन ईयर एज। लाइक मेरिस्मस, क्वाशियोरकर शो वेस्टिंग ऑफ मसल, थिनिंग ऑफ लिम्ब, फेलियर ऑफ ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट। तो कुल मिला के बच्चे हो जाते हैं बीमार। तो ये था आपका चैप्टर, कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में थोड़ी लंबी थी, कोई बात नहीं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बच